नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक में बात करने वाले हैं सीजी टेट का भाग नंबर 10 है। दोस्तों, आज से 18 दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो फिर आप लोग जितना हो सके पढ़ाई करते रहना, ठीक है। जो आज की जो टॉपिक में देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का है, पेपर 1 का है, और जिसमें इकाई 1 से लेकर जो इकाई 8 तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे उसको हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूँ, उसको देखते हैं। आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसको पहले देखते हैं कि भारत का प्रथम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, हम लोगों ने जो कमेंट किया है बिल्कुल सही है। इसका आंसर आ जाएगा 1960 में किया है। आज के पहले क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। एक ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किससे मापा जाता है? ऑप्शन दिया गया है फोन से, डेसी से, डेसिबल से या फिर डेसीमल से। तो इसका आंसर आ जाएगा डेसिबल से, है ना। डेसिबल से मापा जाता है, ध्वनि को मापा जाता है या फिर ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। अब देखो, इसके लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि कितने स्तर पर ध्वनि के जो स्तर होना चाहिए वह सबसे बेहतर होता है। यहाँ पर दिया गया है जैसे कि फुसफुसाहट, जैसे कि आपस में एक दूसरे से बात करते हैं धीरे धीरे, तो उसकी जो क्षमता होती है, ध्वनि की तीव्रता होती है 10 डेसिबल से 25 डेसिबल के आसपास होती है, ठीक है, जो कि शांत रूप से वातावरण में रहता है। दूसरा है कि जो धीमा रेडियो चलता है उसकी जो डेसिबल है वहाँ 30 से 40 डेसिबल का रहता है, जो कि एक मधुर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वार्तालाप करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति सामान्य बैठकर वार्तालाप करते हैं तो उसकी जो क्षमता है वह 50 डेसिबल से 60 डेसिबल तक की होती है, और इसे कहा गया है सामान्य स्तर कहा जाता है। उसके बाद है हल्का यातायात, यानी कि जो थोड़ा बहुत यातायात चलते रहता है ना, वो जो है 70 डेसिबल तक रहता है, जो कि शोरगुल के श्रेणी में आता है। व्यस्त बस्तियों के जो डेसिबल रहता है यानी कि 80 डेसिबल रहता है, ये भी शोरगुल की श्रेणी में आता है। और एक होता है मोटरसाइकिल, यानी कि मोटरसाइकिल कई प्रकार के होते हैं, जैसे बुलेट आ गया है ना, तो इसका जो डेसिबल है वहाँ 90 डेसिबल के आसपास रहता है, जो कि बहुत प्रबल स्तर पर रहता है। उसके बाद आता है जेट इंजन का और जेट यान का, तो दोनों का जो डेसिबल है 105 डेसिबल का रहता है, जो कि बहुत प्रबल होता है और पीड़ाजनक होता है ना। जैसे कि कोई रॉकेट चलता है तो उसका जो स्पीड रहता है, जो साउंड का स्पीड रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है, 105 डेसिबल से भी ज़्यादा रहता है। ये जो है प्रबल ध्वनि है, जो कि पीड़ाजनक भी ध्वनि कहा जाता है इसको। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक मनुष्य 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक की जो आवृत्ति को सुन सकता है, ठीक है। अगर डेसिबल में बात किया जाए तो फिर एक मनुष्य 80 से 90 डेसिबल तक से सुन सकता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों में से पृथ्वी को कौन सा स्तर पर सुरक्षित रखता है? तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, यहाँ पर पराबैंगनिक नहीं है, लेकिन सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पराबैंगनी किरणें कहा जाता है, जो कि पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि आयन मंडल, ओजोन परत है, क्षोभ मंडल है या फिर चुंबक मंडल। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ ओजोन परत है ना। जैसे कि ये पृथ्वी हो गए, तो यहाँ पर जो खासकर से जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर ओजोन परत है, जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को रोकने का काम करती है, लेकिन इसका भी धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। तीसरा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, जैसे कि वायु में बहुत सारे प्रदूषण हो गए हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही, खासकर से जो दमा के पेशेंट हो लोगों को, तो इसे जो है कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य प्रकाश द्वारा। तो इसका आंसर जाएगा वृक्षों द्वारा, है ना। जितना ज़्यादा वृक्षारोपण होगा या फिर वृक्ष होगा, उससे क्या है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। जो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत है कितना है? लगभग यहाँ पर बोला गया है, एग्जैक्ट नहीं रहता, लगभग के आसपास रहता है, पॉइंट में, है ना। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 44% है, 24% है, 40% है या फिर 21% है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 21% रहता है। देखो, वायुमंडल में अगर 100% वायु है, ठीक है, उसमें से 78% तो नाइट्रोजन का रहता है और 21% ऑक्सीजन का रहता है। बचा कितना? 1%। तो 1% में ही कार्बन है और जो है अलग अलग जो गैस है वो सभी रहता है, ऑर्गन है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? तो विश्व उष्मायन का कारण कौन सा है निम्न में से? जल प्रदूषण है,
मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह तीसरा है, यानी कि वायु प्रदूषण जो है विश्व उष्मायन, क्या बोला गया, उष्मायन यानी कि तापमान ही बढ़ता है, वायु में वायु का तापमान ही बढ़ेगा, है ना। छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण की देखभाल कौन सी संस्था करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि WWF है, WHO है, पेटा है और UN है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा UN आ जाएगा, है ना, यूनाइटेड नेशन। और UN का जो स्थापना है, इसको भी देख लेते हैं कि UN की जो स्थापना है वहाँ 24 अक्टूबर 1945 को किया गया है, जो अभी तक जो है चल रहा है। और ये जो है पूरे विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है ना, तो इस पर नियंत्रण रखता है और जो देश है, जो ज़रूरी देश है, उन लोगों को इसके बारे में बताता है और इसके लिए समाधान करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, UN का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। सातवां प्रश्न है वातावरण में अधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है, इसका आंसर आ जाएगा SO2। SO2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि अत्यधिक मात्रा में हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि इसका मतलब क्या रहता है SO2 का, इसका आंसर आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड है। आठवां प्रश्न है विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण है। तो विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से एक कारक कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है कि वाहनों से निकलने वाली गैस है, दूसरा है पेड़ों से निकलने वाली गैस है, तीसरा है भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा है और चौथा है रसोई गैस है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ पहला है ना, जो वाहनों से निकलने वाली जो गैस है वह विश्व उष्मायन के लिए कारक है। नौवां प्रश्न है पर्यावरण दिवस किस माह मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ आ जाएगा जून में मनाया जाता है ना, विश्व परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है प्रति वर्ष, ठीक है। और 2022 में जो मनाया गया था जून 2022 में अभी, तो इसका थीम क्या था, ओनली वन अर्थ था। इस मतलब क्या होता है, केवल एक पृथ्वी। दोस्तों ये सब चीज़ को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टेट का एग्ज़ाम है, कैसे क्वेश्चन दे देगा किसी को पता नहीं है। क्योंकि पिछली बार 2021 में दिया था वो तो बहुत ही अजीब टाइप से क्वेश्चन था, है ना, बहुत हार्ड क्वेश्चन था, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करना। 10वां प्रश्न है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है या फिर नाइट्रोजन है। इसका सही आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन गैस है। 11वां प्रश्न है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वहाँ कौन से राज्य से संबंधित है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। 12वां प्रश्न है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को या फिर 1 दिसंबर को। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 1 जुलाई को आ जाएगा, है ना। प्रति वर्ष भारत में जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य, यानी कि एक सप्ताह का के मध्य को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और विश्व परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, इसको भी याद रखना। 13वां प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम जो है किस वर्ष आरंभ किया गया है, यानी कि जो टाइगरों को संरक्षण है कब किया गया, वर्ष 1982 में, 1972 में, 1981 में या फिर 1973 में। इसका आंसर आ जाएगा 1973 से किया गया है। अगला प्रश्न है 12वां। दोस्तों यहाँ पर जो 12 और 13 है वो डबल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जब 30 क्वेश्चन की जगह 32 क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, ठीक है, जैसे कि एक नक्षत्र रहता है, जैसे कि हम लोग रात में देखते हैं किसी भी तारे को, तो वह उसके रंग बदलता रहता है। तो किस पर निर्भर रहता है वो, ऑप्शन दिया गया कि सूर्य से दूरी पर, दूसरा है त्रिज्या पर, तीसरा है घनत्व पर और चौथा है पृष्ठीय ताप पर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पृष्ठीय ताप पर निर्भर रहता है। जैसे कि दूर कोई है, कोई दिख रहा है, ठीक है, तो वह जो है पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, उसके जो आसपास के वातावरण है उस पर निर्भर करता है, जिसके कारण उसके रंग परिवर्तन होते रहते हैं। कभी लाल दिखेगा तो कभी पीला दिखेगा तो कभी सफ़ेद दिखेगा।
13वां प्रश्न है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राज्य है जो कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो सही आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जो है टाइगरों की स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर जो टाइगरों की संख्या है वहाँ 526 के आसपास है ना, 526 के आसपास है, जो कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहाँ सबसे अधिक है। 14वां प्रश्न है कि ओजोन परत मिलती है, तो ओजोन परत कौन सा कहाँ पर मिलती है? ये जैसे कि पृथ्वी है तो कहाँ पर मिलती है ओजोन परत? इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रोस्फियर में मिलती है। स्ट्रोस्फियर को कहा जाता है समताप मंडल कहा जाता है। जो समताप मंडल रहता है पृथ्वी का और आयरन रहते हैं उसमें मिलती है ओजोन परत, जो कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है उससे रक्षा करती है। 15वां प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। क्या बोल रहा है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है किस बात पर? कि पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। तीसरा है किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग करके, या फिर चौथा में से पहला और तीसरा है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ पहला और तीसरा है ना, पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा के तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग है। और ये जो नियम है 2001 में बनाया गया है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण निवारण एवं रोकथाम अधिनियम 2001 के तहत इस दोनों को बात को कहा गया है। 16वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? वैश्विक तापन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? ऑप्शन है क्लोरोफॉर्मोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। ये जो सभी गैस है वह वैश्विक ताप को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। 17वां प्रश्न, निम्न में से किस क्रियाकलाप में सबसे कम प्रदूषण होता है? यानी कि कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जिससे सबसे कम प्रदूषण होता है? ऑप्शन दिया गया, पहला कि नदी में कूड़ा फेंकना है, दूसरा है कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना है, तीसरा है कि कूड़ा जलाना है, और चौथा है खाली भूखंड में कूड़ा फेंकना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा सही होगा, ठीक है। अगर कूड़ा को फेंकना है तो गड्ढे का निर्माण कर दो और उसमें गड्ढे को मतलब कचरे को डाल दो, उससे क्या होगा, प्रदूषण कम फैलता है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है इसमें कूड़ा को फेंकने से बहुत अधिक प्रदूषण होता है, चाहे मृदा प्रदूषण हो चाहे वहाँ वायु प्रदूषण हो। 18वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गतिविधि पर्यावरणीय मैत्री मानसिकता को इंगित करती है? तो पर्यावरणीय मैत्री मानसिकता मतलब पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमारा जो मन में जो विचार चलते रहता है, ठीक है। पर्यावरण कई लोग होते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो इस तरीके से मानसिकता को इंगित करता है। ऑप्शन दिया गया कि सभी कचरों को इकट्ठा कर कचरे के डिब्बे में फेंकना, दूसरा है बेकार टायर को खुले मैदान में फेंकना, तीसरा है बेकार टायर को खेल के मैदान में फेंकना, चौथा है सड़क के किनारे खुदे गड्ढों में फेंकना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा, है ना। सभी कचरों को इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में डालना है या फिर फेंकना है। 19वां प्रश्न है, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है। तो पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का क्या अर्थ रहता है? तो ऑप्शन दिया गया है कि अन्वेषण और संप्रेषण कौशल का विकास करना है, दूसरा है सीखने के एक साधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग करना है, तीसरा है शिक्षार्थियों में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ उपरोक्त सभी आ जाएगा, जो कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलाप पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? तो कौन से ऐसे क्रियाकलाप है जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचता है? ऑप्शन देखें कि अधिक वृक्ष लगाना है, जंगलों की कटाई करना है, अत्यधिक मात्रा में कृषि कार्य करना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई करने से वातावरण दूषित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे क्या है तापमान में वृद्धि होगा, तापमान में वृद्धि होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरह से पर्यावरण को हानि पहुंचाने का काम करता है जंगलों की कटाई से। 21वां प्रश्न है कि उर्वरकों में अत्यधिक उपयोग का क्या परिणाम होता है? तो उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग करते हैं जैसे कि खेतों में करते हैं, इससे क्या परिणाम होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, मृदा को अधिक उर्वरक बना देता है, दूसरा है कि मृदा में दीर्घकालिक उर्वरकता कायम रखने में सहायता होता है, तीसरा है प्रदूषण उत्पन्न करता है, और चौथा है फसल संरक्षण में सहायक होता है। तो इसका जो सही आंसर है वहाँ प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है
इससे होता है प्रदूषण, यानी कि मिट्टी का प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण इससे होता है उर्वरकों से, और साथ ही उस अनाज में भी फैलता है उसका प्रकोप, यानी कि उसका जो प्रभाव रहता है, जिससे हमारे शरीर को भी नुकसान होता है। 22वां प्रश्न है कि वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण में क्या हानि होती है। तो क्या हानि होगी, यहाँ पर पूछा गया है कि वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी। ऑप्शन दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तीसरा है पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, और ध्रुवीय बर्फ भंडार में पिघलने से समुद्र का तल ऊपर उड़ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, सटीक आंसर की बात की जाए तो फिर वहाँ थर्ड आ जाएगा, है ना। पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। देखो इसमें क्या है कि जैसे कि ताप धीरे धीरे बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि देखो पृथ्वी में सूर्य का ताप तो आ ही रहा है, बस सिर्फ ओजोन परत पराबैंगनी को रोक रही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक वृक्ष है तब तक ऑक्सीजन है। और चौथा है कि ध्रुवीय बर्फ भंडार में पिघलने से समुद्र तल पर उठ जाएगा, यानी कि कह रहा है कि ध्रुवीय में जो बर्फ है वो पिघल जाएगा, तो वो तो ऐसी भी गर्मी से पिघल रहा है। तो इसका जो सटीक आंसर रहेगा, पराबैंगनी किरणें जो है धरती पर प्रवेश करेगी और यहाँ के जो प्रभाव है खासकर से जीव जगत में पड़ेगी, ठीक। 23वां प्रश्न है कि पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है। तो पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या होती है। ऑप्शन दिए गए कि प्रति समय इकाई प्रति क्षेत्रीय इकाई में जीवित पदार्थों का सकल प्राथमिक उत्पादन है। दूसरा है प्रति क्षेत्र इकाई एवं प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों का सकल प्राथमिक उत्पादन है। तीसरा है कि प्रति क्षेत्र एवं प्रति समय इकाई में बायोमास का उत्पादन है। और चौथा है प्रति क्षेत्र इकाई एवं प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों के उत्पादन की दर है। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, है ना। प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में बायोमास का उत्पादन है, पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है। 24वां प्रश्न है कि छात्रों में पर्यावरणीय दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध को जागरूक करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बच्चों में पर्यावरण संबंधित जो जानकारी है उसके लिए बोध होना चाहिए, उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिए गए कि उनके घरेलू वस्तुओं को बनाए जाने में प्रयुक्त होने वाली जैविक व भौतिक तत्वों की सीमितता को बताएगा। दूसरा है कि अपने आसपास उपस्थित वन एवं पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। तीसरा है कि देश विदेश में बनने वाली अनेक पर्यावरणीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। उपरोक्त में से सभी, तो इसका आंसर जाएगा उपरोक्त तो सभी, है ना। अपने आसपास के जो वातावरण है उसको दिखाना चाहिए, पशु और मानव जगत पर पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसको दिखाना चाहिए। साथ ही साथ जो अलग अलग तरीके से जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है, फिल्म बन रही है ना, उसको भी देखना चाहिए, जिससे क्या होता है, पर्यावरण संबंधी सीख पैदा होता है। 25वां प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है। ऑप्शन दिया गया है कि एबायोटिक एवं बायोटिक घटक हैं। दूसरा है कि समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं हैं। और तीसरा है कि चीज़ों हमको घेरती है। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा, है ना। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक है पर्यावरण की परिभाषा। ये परिभाषा ऐसा परिभाषा है जो सामान्य परिभाषा नहीं है। 26वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया कि अधिगम विस्तार के अवसर को उपलब्ध कराना। दूसरा है कि प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई है। तीसरा है कि समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। और चौथा है कि शिक्षार्थियों की अनुशासन में बनाए रखना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा, है ना। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना है। 27वां प्रश्न है कि विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ा जाता है। तो विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ा जाता है, किस क्षेत्र से पढ़ा जाता है, यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पढ़ा जाता है। 28वां प्रश्न है, यदि बालक को पर्यावरण अध्ययन में पर्याप्त रुचि है तो संभावना की जाती है कि उसमें विकास होगा। जैसे कि बालकों के मन में, कई बालकों के मन में पर्यावरण संबंधी रुचि रहती है ना। जैसे कि समय आता है तो पेड़ पौधे का निर्माण करता है, या फिर किसी पेड़ पौधे को काटता नहीं, वह हमेशा पर्यावरण संरक्षण की भावना रहता है। तो इससे संबंधित जो संभावना है वहाँ किस टाइप से रहती है। ऑप्शन दिया गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, पर्यावरणीय ज्ञान का, तीसरा है प्रदर्शनियों के आयोजन का, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा पर्यावरणीय ज्ञान का, यानी कि ऐसे व्यवहार अगर करता है बालक, इसका मतलब उसमें पर्यावरणीय ज्ञान है। 29वां प्रश्न है, भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया गया है कि सांस्कृतिक मूल्यांकन विकास का।
दूसरा है कि सामाजिक उद्देश्य का, तीसरा है कि अनुशासनात्मक उद्देश्य का, और चौथा है ये सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ सभी आ जाएगा, फोर्थ रहेगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि सह संबंध किसे कहते हैं। तो सह संबंध किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंध को, दूसरा है कि विभिन्न विषयों के पृथक पृथक अध्ययन को, तीसरा है कि किसी विषय के अध्ययन को, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा, है ना। विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंध को कहा जाता है। 31वां प्रश्न क्या है कि पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। ऑप्शन है कि पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है। किस बात का सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि पर्यावरण गुणवत्ता का रख रखाव का सुनिश्चित करते हैं, या फिर पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास का करते हैं, या फिर तीसरा जो है सतत विकास का करता है, और चौथा जो है प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण का है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है कि ये सुनिश्चित करता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर करें। दोस्तों समय बहुत कम है, 18 दिन का शेष बचा है, इसलिए आप जितना हो सके तैयारी करना। ठीक है। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।